की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना। आज के इस वीडियो में कई अच्छी जानकारियां भी आपको हम दिखाएंगे जिनसे हो सकता है कुछ बहनों को लाभ मिल सके। शायद वो बहनें भी अपने वहां पर उन चीज़ों को करवाना चाहें। तो आइए एक एक करके सभी खबरों को देखते हैं। पहले आपको दिखाना चाहेंगे जिला कार्यक्रम अधिकारी की तरफ से जो कानपुर नगर के हैं, 20 जून को उन्होंने एक ये लेटर जारी किया है और ये सीडीपीओ लोगों को भेजा है, जिसमें जनपद कानपुर नगर के शहर प्रथम और द्वितीय को छोड़ करके बाकी पूरे जनपद कानपुर नगर के लिए है। इसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के प्रस्ताव से जुड़ी हुई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र कितने रुपए में बनेगा उसके बारे में भी सब लिखा गया, उसके लिए क्या नियम हैं वो बताए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा गया निदेशालय पत्र संख्या 429, 21 जून का एक लेटर है जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कन्वर्जेंस के माध्यम से परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण की जो धनराशि है वो 11,84,000 रुपया प्रति केंद्र की लागत से कन्वर्जेंस के माध्यम से कराए जाने के निर्देश हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कन्वर्जेंस का मतलब क्या है और कौन कौन से विभाग शामिल हैं। तो पंचायती राज विभाग है, ग्राम्य विकास विभाग है और बाल विकास विभाग है। इन 3 विभागों के जरिए आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जाता है। उसी क्रम में जो टोटल राशि है 11,84,000 रुपया एक सेंटर के लिए आती है। आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण का जो कार्य है वो संलग्न मानचित्र के अनुसार भी कराया जाना है। मानचित्र तो आया था, मैंने इसमें लगाया नहीं है क्योंकि वो नक्शा आप नहीं समझ पाएंगे। खैर, हम आपको मेन पॉइंट बता देते हैं जो आप समझ जाएं। आंगनबाड़ी केंद्र का जो भवन है उसका निर्माण 650 वर्ग फीट विद्यालय परिसर में होना चाहिए। प्राथमिकता यही है कि विद्यालय परिसर में जगह खाली हो, 650 वर्ग फीट जगह हो, उस पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जाए, जिसके लिए प्रस्ताव दिए जाएं, जिसके लिए मानचित्र के अनुसार उपयुक्त भूमि की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित भूमि आबादी के निकट भी होनी चाहिए, जहां पर लोग यानी रहते हैं, आबादी यानी गांव के निकट ही हो, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए भूमि का जो प्रस्ताव है वो प्राथमिक विद्यालय के परिसर में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा तथा प्राथमिक विद्यालय के परिसर में भूमि उपलब्ध न होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय के निकट कोई स्थल का फिर चयन किया जाएगा। भूमि आबादी के निकट हो, संपर्क मार्ग पर हो और बच्चों के लिए सुरक्षित भी हो, किसी प्रकार से कोई विवादित ना हो भूमि, ना भूमि गड्ढे में हो। इस तरह की यहाँ पर बातें सब लिखी गई हैं भूमि के चयन को लेकर कि कहाँ पर सेंटर बनेगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के टिप्पणी में इसका उल्लेख भी अवश्य किया जाए। पोषण 2.0 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार विद्यालय प्रांगण के बाहर यानी आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के लिए 310.72 यानी 16 बाई जो है यहाँ पर 019.420 इतने वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी तथा भूमि के पर्याप्त उपलब्धता की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र भवन के साथ ही एक पोषण वाटिका के भी निर्माण के लिए वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। यदि गत वित्तीय वर्ष में निर्माण के लिए विद्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष 100% स्वीकृति नहीं हुई है तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनः भूमि उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए नवीन प्रस्ताव नियमानुसार उपलब्ध कराए जाएं। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण को लेकर के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। दुर्गेश प्रताप सिंह जी डीपीओ हैं कानपुर नगर से, जिन्होंने अपने वहां पर आंगनबाड़ी सेंटर के
निर्माण को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब प्रस्ताव वहां पर सीडीपीओ लोगों से मांगे हैं। अब आप सब बहनों जिनके पास सेंटर नहीं है, कानपुर नगर से हैं, तो आप अपना थोड़ा प्रयास करें। सोमती शर्मा जी कानपुर नगर से हैं, जिन्होंने ये जानकारी प्रसारण के लिए भेजी थी। और अब हम आपको एक अच्छी जानकारी बताना चाहेंगे जो शायद किसी के काम आ जाए। सूर्य की ऊर्जा से शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति, इस तरह से एक इसका स्लोगन है। और जो योजना है वो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है। कौन योजना है? पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है। कम निवेश पर सोलर रूफटॉप प्लांट की सुविधा है, यानी कम पैसों में भारी अनुदान के साथ में, छूट के साथ में आपको सोलर पैनल जो है लगा करके दिए जाएंगे। ये सरकारी योजना है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। इसमें क्या है, कैसे है, आइए जान लेते हैं। हो सकता है बहुत से भाई बहन इच्छुक हों इन चीजों को लेकर। मार्केट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत पैसे पे करने पड़ेंगे। 2 किलोवाट का अगर आप सोलर प्लांट लगवाएंगे तो मान के चलिए वहां पर 1 लाख से कम पैसा नहीं लगेगा, ज्यादा ही लग जाएगा। यहां पर आपको बहुत कम पैसे देखने को मिलेंगे। यहां पर जो अनुदान है 1,90,000 तक का तो कम से कम आपको अनुदान ही मिल रहा। देखो यहां पर प्लांट की जो क्षमता है 2 किलोवाट, इस पर 70% सब्सिडी मिलती है। कितने परसेंट? 70%। यानी मान लीजिए मोटे तौर पर अगर 1 लाख रुपया आपने खर्च किया इस 2 किलोवाट के प्लांट को लगाने में, तो 70,000 रुपया तो आपका छूट जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी। ऐसे आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं 70% सब्सिडी। लेकिन यहां पर 1 लाख से ऊपर का 2 किलोवाट का प्लांट लगता है, जिसमें 60, 30, 90,000 रुपया तो मोटे तौर पर ये 70% है। 70% है केवल 90,000 रुपया, तो यानी 1 लाख से ऊपर ही टोटल अमाउंट जाएगा। तो आप समझ लीजिए बहुत भारी भरकम ये अनुदान मिल रहा है इन चीजों पर। केंद्र सरकार की तरफ से 60,000 रुपए और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 30,000 रुपए, और जो है ये छूट मिल जाएगी। 4 वर्ष तक आपको जो बचे हुए शेष पैसे होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। ईएमआई की भी सुविधा है। 1,000 रुपया के हिसाब से कुछ यहाँ पर ईएमआई वगैरह कुछ प्रोसेस यहाँ पर दिया गया। छत की आवश्यकता 200 स्क्वायर फीट छत चाहिए होगी, उतने एरिया में लग जाएगा 2 किलोवाट का सोलर प्लांट। 3 किलोवाट का भी आता है, 60% सब्सिडी इसमें मिलती है। केंद्र सरकार से 78,000 रुपया छूट और प्रदेश सरकार से 30,000 रुपया छूट मिलती है। ऐसे चीजें, इसके लिए 300 स्क्वायर फीट जमीन ऊपर चाहिए छत पर। 4 किलोवाट का जो लगवाते हैं 78,000 यहाँ पर केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से 30,000। यानी सबसे अच्छा जो लगता है मुझे वो 2 किलोवाट का लगता है। 60,000 प्लस 30,000 90,000 छूट मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा ये एक उपाय है। बिजली बिल में 2/3 की होगी बचत, क्योंकि भाई सोलर लग जाएगा तो बिजली वाकई में बहुत कम खपत होगी। मैं अपनी बात कर लूँ तो मेरे घर में 1 किलोवाट पूरा भी पैनल नहीं है, 660 वाट मैंने लगाया था, क्योंकि मेरा अलग से खरीदा हुआ है, मेरा इस योजना के थ्रू का नहीं है। मैंने टोटल पैसे पे किए हैं, लगभग 60,000 तक लग गए थे पैनल से लगा करके, इन्वर्टर और ये सब दुनियादारी, बैटरा वगैरह सब। तो उसके अपेक्षा देखा जाए तो मेरा बिल बहुत ही कम आता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी उससे चलती हैं, सोलर से ही सब चलती रहती हैं, इस वजह से बहुत कम बिल आता है। प्लांट की अनुमानित लागत यहाँ पर बताई जा रही है 60,000 रुपया किलोवाट के हिसाब से यानी पड़ जाती है। यानी 1 किलोवाट लगवाते हो तो 60,000 रुपया टोटल कॉस्ट पड़ती है। अब उसमें बहुत सा छूट आपको मिल जाएगा। 2 किलोवाट 1,20,000 का टोटल कॉस्ट में लगता है, जिसमें से 90,000 छूट जाते हैं। मात्र आपको 30,000 तक रुपए पे करने पड़ते हैं। 25 वर्ष सोलर पैनलों की कार्य क्षमता अवधि, ये भी चीजें हैं। सोलर पैनल 1-2 साल में तो खराब होने वाले नहीं, 25-25 साल तक बताया जा रहा चलते हैं। 10-10 साल तो आपको बाहर से आप लेने जाओगे उसमें ही वारंटी ही सोलर पैनल की मिल जाती है। इस तरह से चीजें हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने देखो इसको लेकर के ट्वीट भी किया कि आम जन को बिजली बिल से राहत देने के लिए पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना संचालित की जा रही है। आवासीय उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट और 5 किलोवाट इतने के सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में केंद्र और यूपी गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। तो ये आवासीय उपभोक्ताओं को लेकर के चीजें यहां पर कही गई।
ये सब चीज़ें आ रही हैं। मेरे हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं, अगर आपको मिल जाती हैं आसानी से तो आप इस योजना के थ्रू चीज़ों को करवा सकते हैं। अगर आपका बजट उतना है उस लेवल तक का तो, और उस तरह की आपकी बिजली की खपत हो तो। मान लीजिए आपके घर में बिजली का यूज ही नहीं है, आपके यहाँ कोई संसाधन आपने नहीं लिए हैं या नहीं है किसी कारणवश, आर्थिक स्थिति की वजह से या जो भी कारण हो, तो ऐसे में केवल आप मान लीजिए फ़ोन रखते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, एक दो पंखे लगे हैं, तब आपको फिर इतने बड़े चीज़ की ज़रूरत वैसे नहीं है। ठीक, इन चीज़ों को लेकर फिर तो ऐसे केस में मीटर भी सही है, बहुत ज़्यादा बिल तब भी नहीं आता होगा, जितना यूज़ किया मीटर लगा होगा तो उस हिसाब से बिल आएगा। इधर बात करते बाकी जिसका बहुत कम यूज़ है, लगवाने के लगवा सकता है। संसाधन देखो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते ही इंसान के जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक और यहाँ पर ट्वीट है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं अंत्योदय लक्ष्य के साथ संचालित की जा रही हैं, जहां एक और 15 करोड़ 7 जहां पर हजार प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक के इलाज तक की स्वास्थ्य बीमा कवर किया जा रहा है। 10 करोड़ आंकड़ा गवर्नमेंट ये काउंट कर रही है, लेकिन 10 करोड़ लोग जो है कौन से हॉस्पिटल में जाकर के लाभ पाए हैं अभी तक कि नहीं, ये मुद्दा सबसे बड़ा है। यहाँ पर ये बन जाना, वो जो कार्ड बनते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर उन चीज़ों के थ्रू अस्पतालों में लाभ मिल जाए उन कार्डों के जरिए तो अलग बात है। गरीब कल्याण का संकल्प सबके विकास का मंत्र, ऐसे करके चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। गवर्नमेंट का कहना है आयुष्मान भारत को लेकर के कि 10 करोड़ यहाँ पर लोगों को, गरीबों को, यानी 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ से यानी ज़्यादा ही लोगों को 5 लाख रुपया प्रति परिवार तक का मुफ्त में इलाज की सुविधा यूपी सरकार दे रही है। और 3 करोड़ 60 लाख परिवारों को 15 करोड़ जो है 3 करोड़ 60 लाख परिवार हैं, टोटल नागरिक 15 करोड़ 7 हजार हैं। 15 करोड़ 7 हजार लोगों को यहाँ पर निःशुल्क राशन वितरण भी सरकार कर रही है। इस तरह से उन्होंने अपने ये मोटे तौर पर बातों को कहा। इधर वेस्ट बंगाल से दरअसल हमारे पास एक मैसेज आया है दार्जिलिंग से कि वेतन कब बढ़ेगा, यहाँ पर एजुकेशन में बढ़ा हो रहा है, यानी कुछ लिखना चाहती होंगी, हस्बैंड बेकार हैं और वेतन 9,000, शहर में रह कर के एजुकेशन कराना, बेटी को कुछ और लिखा, अलग खर्चा, बेटा अलग खर्चा और अपना लाइफ जो है घर मेंटेन। यानी वेस्ट बंगाल से उनके वहाँ पर अपनी बंगाली भाषा बोली जाती, हिंदी का वो प्रयास कर रही होंगी। इस वजह से उन्होंने जो भी कहा है हम उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि पैसा कम होने की वजह से जो भी सरकार पे कर रही है, वेस्ट बंगाल में भी इतने 9,000 रुपया वहाँ पर शायद मिलते होंगे। इसको लेकर के बहन का कहना है कि इतने में कैसे क्या सब करें, सब कुछ जो दिक्कतें चलती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिक्कतें देखो हर एक स्टेट में हमारी बहनों के सामने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं केंद्र सरकार मानदेय में एक अच्छी बढ़ोतरी करे और देश की सभी आंगनबाड़ी बहनों को आर्थिक तंगी से उबारे। माधवगंज ब्लॉक से लेकर के कुछ बातें कही जा रही हैं, यहाँ पर धनुगाही को लेकर के बातें कही जा रही हैं। कहना चाहेंगे बहन कि अगर आपके वहाँ ऐसा है तो आपके पास उसके साक्ष्य होने चाहिए। अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप हमें साक्ष्यों को भेज दें और आप उन साक्ष्यों को ले जा करके एक बार जो है डीएम कार्यालय में शिकायत कर दें। इतना बस जरूरी है। और बाकी सोशल मीडिया में भी चीज़ों को आप साक्ष्यों को दे दें। बिना साक्ष्यों के अगर आप किसी भी अधिकारी पर आरोप लगाएंगे भी तब भी उन चीज़ों को कोई मानेगा नहीं। और प्रशासन कोई भी कार्रवाई उच्चाधिकारी अगर करेगा भ्रष्टाचारी के खिलाफ तो उसके पास भी साक्ष्य होने चाहिए। यूं ही कह देने से ही उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई प्रशासन से तो हो नहीं जाएगी। तो साक्ष्यों को अपने पास रख लें, ये मेरा आपको सुझाव है। उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इधर यहाँ पर कहना है प्रधानमंत्री जी ड्रेस साड़ियाँ डिजाइनर से तैयार कराते हैं तो बहनों का मानदेय विद्वान विशेषज्ञ से तैयार क्यों नहीं कराते, कभी विचार विमर्श भी नहीं करते। कराते हैं विद्वानों से ही। स्मृति ईरानी जैसा बड़ा विद्वान कौन मिलेगा, जिनसे मानदेय वृद्धि के बारे में जब भी बहनें पूछती रहीं तो उनका एक ही जवाब रहा कि आप तो 1 ही घंटे काम करती हो, उस हिसाब से बहुत पैसा देते हैं, तमाम अन्य योजनाओं का लाभ गिनवा देती हैं,
बस पल्ला झाड़ लेती हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी मंत्री जो विद्वान लोग जो हमारे विभाग को मिले हैं, इन्हीं की वजह से तो कभी भी आंगनबाड़ी का भला नहीं हो पाया और आज भी आंगनबाड़ी बहनें दैनिक मजदूरी से भी कम पैसों में डेली काम वो कर रही हैं। 150 रुपया डेली का केंद्र से मिल रहा है। आप जरा सोचिए, ये 150 रुपया किस हिसाब से गवर्नमेंट पे कर रही है, तो दैनिक मजदूरी भी नहीं है। अब ऐसे में इस पर शासन और हमारी जो है सरकार सोचे। भैया जी, मैं इटावा बढ़पुरा से वर्कर कामिनी भदौरिया, मेरा मानदेय और अतिरिक्त मानदेय व पीएलआई अप्रैल माह का अभी तक नहीं आया, जबकि माह मई का मानदेय पूरा आ गया है। विभाग में सीडीपीओ मैम जी को अवगत कराया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बार लिखित रूप से लेटर भी दे चुकी। 25 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बिना कारण पूरे माह का मानदेय ना दें, इसको क्या समझूं? यानी इन्होंने कहा है कुछ भी नहीं आया था, इनका अप्रैल का एक भी पैसा नहीं आया, ना ही अतिरिक्त मानदेय, ना इनका मानदेय, ना पीएलआई, कुछ नहीं आया। तो समस्या तो है। अब आपने उनको लिखित में दिया है, उनका जवाब क्या रहा, तो उनका जवाब भी आप थोड़ा देखें कि उन्होंने क्या इस बारे में दिया। और आपने सीडीपीओ मैम को दिया, अब की बार डीपीओ जो है खुद जा करके दे दें। जब भी आपका जाना जिले पर हो तो उनको भी एक बार लेटर दे दें। वहाँ से भी ना हो तो डीएम को इस मामले में एक प्रार्थना पत्र दे दें कि मैंने 2 जगह दिया है, फिर भी मेरा समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लिखा गया राइस दाल का जो है कुछ लिखा गया रेशियो ठीक देने हैं। राइस 100 किलो, दाल 25 किलो, कम से कम दाल 50 किलो होना चाहिए। इस हिसाब से हमारी एक ये बहन है जिन्होंने अपने वहाँ पर ये कुछ चीज़ों को कहा है। दाल जो वेस्ट बंगाल में यानी इनके वहाँ पर मिलता है, जिसको लेकर के इनका कहना है। कुछ और भी लिखा, रिस्पेक्ट सर, हमारा टीए 2002 से नहीं मिला है और हेल्पर का वेतन आज जून 2024 हो चुकी है, नहीं मिला है, क्या करें? बहुत सारी देखो समस्याएं वेस्ट बंगाल में भी बहनों के सामने मुझे दिख रही हैं और ऐसे में ये कई समस्याएं हैं। राशन वाली तो जो है शायद जो मानक होंगे उस हिसाब से मिलता होगा। बाकी हमारे यूपी का तो हाल आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर जो जितने बच्चे हैं उस मानक के हिसाब में भी कटौती करके बहनों को रिसीव कराया जा रहा है। ये एक भ्रष्टाचारी है बड़े लेवल पर। अगर आपके वहाँ पर भी मानक जो बने होंगे उस अकॉर्डिंग है तब तो बात सही है, यानी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मानक से कम मिल रही हैं चीज़ें तो गलत है। जैसे अब जो भी मानक बना दिए गए, जितना कम बांटने को ले तो कम बांटो, लेकिन जो मानक बने हैं लाभार्थी तो उतना ही लेगा। अब उतना नहीं मिल रहा है तो ये दिक्कत की बात है। भैया जी, हमारे यहाँ अधिकारी लोग कहते हैं कि हर महीने 100 रुपया जमा करो तब पीएलआई वाला पैसा आएगा। क्या भैया जी यह पैसा सबको देना पड़ता है? ये विक्रम जोत परियोजना से आती हैं, बस्ती जिला इनका पड़ता है। तो देखो, अन्य जगह हर जगह ऐसा नहीं है कि पैसा दो तभी पीएलआई आएगा, काफ़ी जगह ऐसा नहीं है। अब ज़्यादा जगह ऐसी भी सुनने को भी चीज़ें मिलती हैं कि और भी बहनों ने कहा है उनके वहाँ पर भी पैसे मांगे जा रहे हैं पीएलआई बनाने को लेकर। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूर्णतया ऐसा नहीं है कि पैसे मांगे ही नहीं जा रहे, मांगे जा रहे हैं। कई जगह ऐसा सिस्टम चल रहा है जो कि गलत है, भ्रष्टाचारी है और इस पर लगाम लगनी चाहिए। लगाम तभी लगेगी जब आप सब जागरूक भाई बहन इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ अपने पास सबूत को रखेंगी, यानी साक्ष्य रखेंगी। उसके बाद आप शिकायत शासन प्रशासन को करेंगी, तभी कुछ बदलाव होगा। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए।